नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की सीएम धामी का तेलंगाना दौरा। सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। युवाओं को राष्ट्रवाद और मां भारती की सेवा का दिया मंत्र। उत्तराखंड में पराली जलाने पर रोक। वनों में लगी आग को देखते हुए बड़ा फैसला। सभी जिलों के डीएम करेंगे निगरानी। कांग्रेस ने लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। कहा लोकसभा चुनाव में थे कम, अब हुए ज्यादा। बीजेपी बोली इसलिए होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटक धूप। कल से बदलने वाला है मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। मई में भी ओलावृष्टि के आसार। और केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति धाम के लिए हुई रवाना। आज गुप्तकाशी में होगा प्रवास। बढ़ेंगी खबरों की ओर। तेलंगाना में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं। कर्नाटक में जिस तरह से ओबीसी समाज के लोगों का हक विशेष धर्म के लोगों को देने का कार्य किया गया है, वो अत्यंत निंदनीय है। इन दिनों मुख्यमंत्री धामी चुनावी दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ रैली और सभा कर रहे हैं। वे भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में जोश भी भर रहे हैं। सोमवार को वो तेलंगाना में चुनावी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तेलंगाना के सिकंदराबाद से भाजपा उम्मीदवार किशन रेड्डी के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन में युवाओं को साधने के साथ उनमें जोश भरा है। उन्होंने तेलंगाना की युवाओं को राष्ट्रवाद और मां भारती की सेवा का मंत्र दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं उधर नॉर्थ इंडिया में, आप लोग भी यहाँ दिवाली को किसी और नाम से मनाते हैं, दीपावली में लक्ष्मी जी को बुलाते हैं ना हम लोग। तो लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी किस में आती है? हाथ के पंजे में नहीं आती लक्ष्मी जी, किसी और में भी नहीं आती हैं। आपका तो कमल है। एक कार में कहाँ आएंगी लक्ष्मी जी? कार में तो आएंगी नहीं, हाथ का पंजा में आएंगी नहीं। हाँ, कार कारखाने में है? तो लक्ष्मी जी किसमें आएंगी भाइयों बहनों? कमल के फूल। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर राजधानी देहरादून में भाजपा के विधायक ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। राजपुर विधानसभा के विधायक खजन दास का कहना है कि जिस तरह से ठेकेदार काम कर रहे हैं, ऐसे में स्मार्ट सिटी का काम बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने इसके लिए स्मार्ट सिटी में बेहतर तरीके से काम न हो पाने को लेकर पत्र लिखा है। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि जब तक बेहतर तरीके से ठेकेदार काम नहीं करते, उनके भुगतान को रोक दिया जाए। देखिए, स्मार्ट सिटी का जहाँ तक सवाल है, अंतिम चरण में काम चल रहा है और जून तक इनको किसी भी हालत में पूरा करना है। तो ये कहा गया है, मैंने लिख के भी दिया है कि छुटर फुटर जो काम छूटा है उसको स्वच्छता के आधार पे, सही तरीके से गुणवत्ता के आधार पे उसको किया जाए। और मैंने एक पत्र भी लिखा है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे ठेकेदार जो संस्थागत काम कर रहे हैं उनको तब तक भुगतान भी न किया जाए जब तक जो है वो काम पूरा नहीं करते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 1650 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च की गई। आज तक उसका हिसाब नहीं दिया कि आखिर वो पैसा लगाया कहाँ है। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की बात भाजपा के जो है पूर्व मेयर भी कर चुके हैं, पूर्व विधायक भी कर चुके हैं, जो है अब खजानदास जी दूसरी बार ये बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तंद्रा तब भी नहीं टूट रही। आखिर उस भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही? जनता को बताया क्यों नहीं जा रहा है कि जो है देहरादून शहर जो है स्मार्ट क्यों नहीं बना?
ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं और बालिकाओं को पूर्व राज्यपाल और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने डोईवाला की मिसरवाला में आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर प्रमाण पत्र दिया है और इस दौरान हौसला अफजाई भी की है। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज महिलाएं स्वावलंबी बनकर जहां देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, तो वहीं अपने परिवार की आर्थिकी का जरिया भी बन रही हैं। मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सारे देश में महिला, युवा, अनुसूचित जनजाति इन सबको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। स्किल डेवलपमेंट एक अच्छा उन्होंने प्रोग्राम चलाया है, जिससे बच्चे हमारे युवा स्किल सीखें, 4 महीना 6 महीना सीख करके और स्वयं रोजगार कर लें। उसके लिए मुद्रा के अंदर लोन दिया जा रहा है और दूसरे विभागों से भी लोन दिया जा रहा है। हमने मिसरवाला में आदर्श संस्था के तहत में सरोज भंडारी मैम के तत्वाधान में 4 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, जिसमें हमने बेसिकली कम सामान में बहुत सारा कुछ सीखा है। वो सिर्फ मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने सब लड़कियों को एक घर की तरह सिखाया, कोई टीचर्स की तरह नहीं सिखाया। और आज हम इतना सीख चुके हैं कि अगर हम सिंगल लड़की भी किसी का मेकअप करने जाएँ या किसी को कुछ सिखाने जाएँ तो हम अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। केंद्र व उत्तराखंड सरकार समाज के गरीब तबके तक, निचले स्तर तक जो है कि समुदाय के, समाज के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उसी का एक छोटा सा रूप डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया गया है, जिसमें हमारी बहनें, अनुसूचित जाति की बहनें, महिलाएं, मातृशक्ति ने 4 महीने का जो प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण लेकर वे अपने जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़ेंगी। और सरकार के कई जो है कि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं निचले स्तर पर, जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। वो बीते शुक्रवार को थाना भतरौज खान में घटित गोकशी के मामले का अल्मोड़ा पुलिस ने मात्र 72 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है, जिसमें रिची और मोहनरी रोड पर अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोवंशों के सिर, पैर कटे, अंदरूनी भाग काटकर फेंके हुए पाए गए थे। एसएसपी के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। थाना भतरौज खान आसपास के थानों के पुलिस बल, जनपद पुलिस, एसओजी, एलआईयू और सर्विलांस टीमों को एक्टिव किया गया है। घटना के खुलासे के लिए गठित टीमों से पल-पल की रिपोर्ट भी ली जा रही है। अल्मोड़ा पुलिस के द्वारा टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए ब्लाइंड केस का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 3 अभियुक्तों के साथ साथ एक स्थानीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। तारीख की रात्रि में, इवनिंग में एक गोकशी का मामला हमारे भतरौज खान थाना क्षेत्र में हो गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील था। इसके लिए हमें 3 जो हमारी जो टीमें, हमने इसमें एसओजी के साथ साथ अन्य थाना अध्यक्षों के साथ मिला के 3 टीमें बना के इसको अनावरण के लिए उसी समय से हम जुट गए थे। काफ़ी मेहनत के उपरांत इस केस में हमें आज सफलता मिली है और ये एक अच्छी बात है कि हम 72 घंटे में लगभग इस केस को एक तरह से हम इसके नज़दीक पहुँच गए थे। इस केस में जो भी ये 3 अभियुक्त प्लस एक लोकल जो 4 लोग इसमें शामिल थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। जिस वाहन का इस घटना में प्रयोग हुआ था, उस वाहन को भी हमने बरामद कर लिया है। और पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया था कि वो शाम को लगभग 6:30 से लेके 11 बजे के बीच में इन्होंने इस घटना को, पूरी घटना को अंजाम दिया था। चूँकि काफ़ी एक सनसनीखेज घटना थी और इसके अनावरण में हमारी टीमों ने काफ़ी मेहनत की, तो इसके लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीमों के लिए 5,000 रुपये के कैश रिवार्ड। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बहादुराबाद टोल प्लाजा यात्री के साथ बदसलूकी करने को लेकर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। बीती देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें यात्रा पर आई महिला श्रद्धालु ने टोल प्लाजा पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। वायरल वीडियो के अनुसार टोल कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद यात्रियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बहादुराबाद बाजार चौकी प्रभारी प्रदीप राठौर ने बताया कि यात्री की ओर से एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मैं क्योंकि लगातार टोल पर इस तरीके की कुछ घटनाएं आती हैं, पुलिस ने उसको संज्ञान में भी लिया है। हालांकि कुछ घटनाएं यात्रियों के द्वारा शुल्क न दिए जाने के लेके भी होती है और कुछ जो टोल के कर्मचारियों द्वारा जो बदतमीजी की जाती है उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया था। इस संबंध में पूर्व में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं
अगर इस तरीके की कोई घटना संज्ञान में आती है तो पुलिस, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे भी लगातार इंस्टॉल्ड हैं, तो हम लोग उसका परीक्षण भी कर रहे हैं और उसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुमाऊं मंडल के जंगलों में लगी आग और धुंध के चलते हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत को चलने वाली हेली सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया था और 2 दिनों से हेली सेवा ठप रही थी। वहीं मुनस्यारी को छोड़कर पिथौरागढ़ और चंपावत की सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। नोडल अधिकारी SDM परितोष वर्मा ने बताया कि जंगलों में लगी आग और धुंध की वजह से हेली सेवा को रोका गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के दौरान विजिबिलिटी काफी कम होती है। हालांकि अभी भी मुनस्यारी की ओर स्थित उतनी सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए गौलापार से मुनस्यारी उड़ान सेवा फिलहाल कुछ दिन और बंद रह सकती है। ये जो गौलापार से हेली सेवा यहाँ प्रारंभ की गई है और इनके संचालकों से बात हुई और इन्होंने वार्ता में अवगत कराया है कि लगभग 2 दिन इनकी हेली सेवा बाधित रही। जो वनों में अग्नि लगी है, इसके कारण विजिबिलिटी खराब होने के कारण हेली सेवा बाधित रही। आज पुनः ये संचालित हो गई है। केवल मुनस्यारी आज ये हेली सेवा का लाभ नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी वहाँ पर थोड़ी ख़राब बताई जा रही है और अन्य जगह पर हेली सेवा आज से प्रारंभ की गई है। राज्य में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशिष्ट को जलाने पर रोक लगा दी गई है। बचे अवशिष्ट को जलाने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 7 दिन तक प्रभावी रहेगी। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को दिल्ली से अधिकारियों के साथ वनाग्नि की स्थिति और नियंत्रण की कार्रवाई की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा कि सभी डीएम को 1 सप्ताह तक वनाग्नि और उसके नियंत्रण कार्यों की स्वयं निगरानी करने के निर्देश जारी करें। मुख्यमंत्री ने खेतों में बचे अवशिष्ट खरपतवार आदि जलने पर प्रतिबंध के साथ ही शहरी निकायों को भी वन और वनों के आसपास ठोस कूड़े के जलने पर पाबंदी लगाने को कहा है। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है वनाग्नि को लेकर के। तमाम दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दे रहे हैं ताकि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके और इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे गेहूं कटाई के बाद जो हमारी पुराल आदि जो खपतवार जो अवशिष्ट वहाँ पर बचते हैं उनमें आग ना लगाई जाए, ताकि जंगलों में और भी आग ना भड़के। क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त को देखते हुए तमाम अधिकारियों के संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश के साथ में जंगलों पर आग में काबू कैसे पाया जा सके, इसके ऊपर भी। प्रदेश में दिन पर दिन जंगलों की आग बढ़ती जा रही है। आग अब बेकाबू हो रही है। जहां एक ओर आग से करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, तो वहीं आग से अब लोगों की जान भी जा रही है। आग के कारण अब तक प्रदेश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान कुमाऊं मंडल में हुआ है, लेकिन वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में पेड़ नहीं जले हैं और न ही वन्य जीवों को हानि पहुंची है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आग अब आबादी वाले इलाकों में फैलने लगी है। 1,500 हेक्टेयर के बाद आग लगने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आदमी हताहत हो गए भाई, वन्य जीवन तो छोड़ दिए। ये झूठों की सरकार है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। जंगल की आग के बारे में भी ये संभव है। जिस प्रकार से आपके चैनल आग दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से समाचार पत्रों में फोटो छप रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे पास पार्टी के तमाम लोग, जिम्मेदार लोग, नागरिक, आम नागरिक हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं। कल तो आपको मालूम है किस तरह से वहाँ कुमाऊं मंडल में आग फैली है, आबादी में चली गई। मंदिर और धर्मशालाएं जल रही हैं, मकानात जल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई हताहत नहीं हुआ। चंपावत जिले में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अधिकांश वनाग्नि की घटनाओं में खुद लोगों के द्वारा जंगलों में आग लगाई जा रही है। वन विभाग के द्वारा कई ऐसे अराजक तत्वों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लोगों को जंगलों में आग ना लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कई लोग आ गए हैं। वहीं चंपावत जिले की तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता
शांभवी मुरारी और पूर्व सैनिक मयंक ओली ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि जंगल बहुमूल्य है, इसकी और इसमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जंगलों से हमें मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए लकड़ी और उसके साथ ही शुद्ध हवा और पानी मिलता है। उन्होंने जिले के समस्त लोगों से जंगलों को आग से बचाने और जंगलों में आग न लगाने की अपील की है। पिछले एक हफ्ते से हमारे सुंदर पहाड़ों का वातावरण प्रदूषित महानगरों की श्रेणी को भी पार कर गया है। सारे वनस्पति, वन्य जीव, जीव जंतु, औषधि और उनके आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। आए दिन बढ़ती आबादी के नजदीक मानव व वन्य जीव संघर्ष का कहीं यही कारण तो नहीं है। समाचार सुनकर शासन प्रशासन पर सारी जिम्मेदारी थोपना कहाँ तक उचित है? क्या हमारा आपका कोई कर्तव्य नहीं है? बार बार जिला प्रशासन, वन विभाग और हमारी चंपावत पुलिस लोगों से अनुरोध कर रही है कि आप जंगलों में आग ना लगाएं, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है ऐसे घिनौने हरकतों से वह जंगल में आग लगा रहे हैं और हमारी वनस्पति जैव विविधता को और हमारे इस प्राकृतिक वातावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आप लोगों से एक बार मैं भी एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जंगलों को बचाएं, जंगलों से ही हमारा जीवन है, जंगलों में आग ना लगाएं और जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाता है उसके खिलाफ आप जो है प्रशासन में आप याचिका दें, उसकी शिकायत करें। इधर भाऊवाला के सुंदरवन में लगी आग में 35 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मौके पर त्वरित कार्रवाई पर गैस सिलेंडर को हटवाकर बड़ी अनहोनी को टाला गया है। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष सेला कोई मय पुलिस बल के तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षेत्राधिकार प्रेम नगर भी मौके पर पहुंच गए और फायर स्टेशन सेला कोई से दमकल के वाहनों को मौके पर पहुंचने के लिए अवगत भी कराया गया है। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल राहत और बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए झोपड़ियों के अंदर फंसे व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं और उसमें रखा सभी सामान भी जल गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अब यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की सुरक्षा पूरे तरह भगवान भरोसे चल रही है। ऐसा ही एक मामला रामनगर में देखने को मिला है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर कर रहे एक दंपत्ति के सूटकेस से बस में यात्रा के दौरान अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित यात्री के द्वारा रामनगर कोतवाली पुलिस और परिवहन निगम के अधिकारियों पर सहयोग न करने के साथ ही परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इस दौरान बताया कि घटनास्थल रामनगर क्षेत्र का नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर मैं 23 को सर रामनगर से दिल्ली में जा रहा था। उत्तराखंड रोडवेज़ की बस है रामनगर डिपो की यूको 07 PA 5560, जिसमें मैं ऑटो से घर से आया था। उसके बाद मैंने ड्राइवर को पूछा कि मेरा जो सूटकेस है ये कहाँ पे रखूँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये इमरजेंसी एग्जिट पे रख दो। मैंने बोला सर इसको आप पीछे डिग्गी में रखवा दो। उन्होंने बोला कि डिग्गी में स्पेस नहीं है, आप इसको इमरजेंसी एग्जिट पर रखो और यहाँ पर सेफ़ है। तो जहाँ पर ऑलरेडी 4 से 5 मेंबर ऑलरेडी बैठे हुए थे, बट मुझे ये पता नहीं था कि ये चोर है या पैसेंजर है या कौन है व्हाटएवर। तो सर जबकि मेरे उसमें करीब 2 लाख का सोना था, जिसमें एक मेरी वाइफ का मंगलसूत्र है, 2 रिंग है, 4 सिल्वर की रिंग है, 1 जोड़ी पजेब है बच्चे की, 1 जोड़ी बिच्छू हैं। तब से मैं 24 को मैं दिल्ली से फिर रिटर्न उत्तराखंड आया था रामनगर। मैं 25 को मॉर्निंग में रामनगर कोतवाली आया। मिस्टर JS संधू सर से मिले हम, तो उनको मैंने तहरीर दी। उन्होंने वो तहरीर ना ही मेरी FIR दर्ज करी और मुझे कुछ भी मतलब मेरी हेल्प कुछ।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तैयारी लगातार जारी है। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप मास्टर प्लान को लेकर पुनः निर्माण के कार्य चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि वर्ष 2013 में आई आपदा में केदारपुरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी अत्याधुनिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। देखिए, एक तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसके बाद केदारपुरी नए स्वरूप में निखर रही है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है के अनुरूप उसको एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। और दोनों धाम हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। वहाँ पर मौसम की विकटता रहती है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं कतिपय बार, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद जो हमारी वहाँ पर कार्यदायी एजेंसियां हैं, निर्माण एजेंसियां हैं, वो बहुत तत्परता के साथ में उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए पुनर्निर्माण कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जब ये कार्य संपन्न हो जाएंगे तो दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में देश दुनिया के समक्ष में होंगे। ट्रांसपोर्ट नगर और मंडी चौकी क्षेत्र में पूर्व के दिनों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने पूरे मामले का खुलासा किया है। बताया है कि ट्रांसपोर्ट नगर और मंडी चौकी क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर सोने के जेवरात और नकदी चोरी की गई थी, जिस मामले में पुलिस ने होंडा बाईपास क्षेत्र से आबिद नाम के चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से चोरी किए गए सभी जेवरात पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आबिद के ऊपर हल्द्वानी के कई थानों में कुल मिलाकर 18 मुकदमे चोरी के हैं। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है और जेल भेज दिया है। नगर मंडी क्षेत्र में तो चोरी की घटनाएं हुई थी, ताला तोड़कर घर में, जिसमें सोने के जेवरात और कुछ नकदी भी गई थी, जिसमें कि आबिद जो एक चोर है उसको पकड़ लिया गया है। इसके कब्जे से सोने के जेवरात और नकदी भी बरामद हुई है। पहले केस से लगभग 90% बरामद की हुई है, दूसरे केस में लगभग 70% बरामद हुई है। तो ये कहाँ का रहने वाला सर? ये हल्द्वानी पे ही मनपुर का, इस पर लगभग पहले ही 17 मुकदमे पहले से ही। मंगलौर क्षेत्र से प्रेमिका को लेकर फरार हुए प्रेमी के पिता को युवती के परिजनों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। प्रेमी के पिता मंगलौर क्षेत्र में प्रेमी युगल को ढूंढने के लिए आया हुआ था। मृतक सहारनपुर क्षेत्र का रहने वाला है। 2 दिन पूर्व मृतक का पुत्र मंगलौर क्षेत्र के रहने वाली युवती को भगा ले गया था और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हैं। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। इसलिए जब इनको वहाँ से आज इनको साथ लेके वो लोग निकले हैं और इसके साथ मारपीट करके इसको डाल के गए। इसमें जो कुछ संदिग्ध लोग हमारे प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। अब वही यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बता दें कि 2023 में चारधाम यात्रा में 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे, तो इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आने की संभावना है। इसी क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ का कपाट 10 मई को खुलने जा रहा है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उसमें अब तक लगभग 20 लाख के आसपास
श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। और जैसा कि हमको पूर्व में भी अनुमान था, हमें सूचनाएं भी थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे, तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी यात्रा तैयारियों को लेकर के जो कार्य योजना थी वो पूर्व में ही अपनी बना दी गई थी और उस अनुरूप हम अपने कार्य योजना के अनुरूप उस पर कार्य कर रहे हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से आज सोमवार 6 मई को कुछ ही देर में भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी विग्रह मूर्ति की देव डोली प्रथम पड़ाव गुप्तकाशी को प्रस्थान करेगी। इस अवसर पर पंच केदार गद्य स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को दानी दाताओं के सहयोग से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों से सजाया है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः 7 बजे खुल रहे हैं। बीते कल रविवार देर शाम श्री ओंकारेश्वर मंदिर में श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना संपन्न हुई है। बाबा श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा 2024 16 मई से 16 जून तक उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। डोली रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पौराणिक मंदिरों को पर्यटन दृष्टि से उजागर करके रोजगार और विकास की धारा से जोड़ना है। इस 25वीं वर्ष यात्रा को इस बार समिति और भक्तजन रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रदेश भर में अप्रैल 2025 तक उत्तराखंड के 13 जनपदों में चलाए जाएंगे, जो उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश, जड़ी बूटी उत्पादन और स्वावलंबी प्रदेश की ओर अग्रसर करेंगे। हमारी रजत जयंती वर्ष के रूप में हम विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा को मना रहे हैं। इसमें हमारा पूरे साल भर 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलेगा, जो विभिन्न महीनों में अलग अलग रक्तदान शिविर से लेकर के खेतों के जड़ी बूटी चिन्हीकरण से लेकर के नशा मुक्ति के से लेकर के जल संरक्षण से लेकर के वृक्षारोपण से लेकर के और जो भूमि इस समय खरीद फरोख्त हो रही है पूरे प्रदेश की, इसको बचाने के लिए ये पूरा इस वर्ष जो है हम इस यात्रा को चलाएंगे। इस रजत जयंती वर्ष में हम इस कार्यक्रम को करेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर जल संकट पैदा हो रहा है। पहाड़ में जल संकट पैदा हो गया है। देहरादून, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी और हरिद्वार में पानी की समस्या अधिक देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहा है। तो वहीं गर्मियों में इस बार उत्तराखंड की 218 शहरी कॉलोनियां और ग्रामीण बस्तियों में भारी जल संकट का असर देखने को मिल रहा है। पानी के संकट से जूझ रहे इन क्षेत्रों का ब्यौरा खुद जल संस्थान और जल निगम ने जारी किया है। तो इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने अधिकारियों समेत राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो है पेयजल संकट भयावह जो है हो गया है और सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार किसी तरह से जो है इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। दूर दराज की बात छोड़ लीजिए, आप राजधानी देहरादून को ही देख लें, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां जल संकट ना हो। लोग जो है परेशान हैं। आखिर जो है क्या जल विभाग की तैयारियां हैं? आप उनके पास टैंकरों की संख्या देख लीजिए, उंगली पर गिनने के लायक जो है उनके पास टैंकर हैं। आपने पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी? और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।